गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 20 फरवरी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। आइए फटाफट देखते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। कल मैंने जो है ये कोटेशन दिया था कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ या प्रिएम्बल से जुड़ा हुआ या हमारे किसी भी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो आप ये दो कोटेशन का यूज कर सकते हैं। हमारा संविधान एक जीवन दस्तावेज है और ये जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होता रहता है। ये जीवन दस्तावेज कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे संविधान को जो है ना जरूरत के हिसाब से समाज के अनुरूप और समय के अनुकूल हम उस पर संशोधन कर सकते हैं। अब तक जो है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है, तो उसी के संदर्भ में ये चीज लिखा हुआ है। स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है यदि उसमें गलतियां करने की स्वतंत्रता शामिल ना हो। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ अगर प्रश्न आता है तो आप यहाँ पे ये कोटेशन का यूज करेंगे। ओके, कुछ प्रश्न को देख लीजिए यहाँ पे। प्रियम्बल, ठीक है, ये है पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण से रिलेटेड अगर प्रश्न आता है तो आप यहाँ पे गांधी जी की जो महत्वपूर्ण कोटेशन है उनके द्वारा दिया गया है, देख लीजिए। पृथ्वी हर किसी की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मान लीजिए पृथ्वी है, उस पर इंसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरा क्षमता है, लेकिन लालच को नहीं। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखोगे ना टॉपर का कॉपी को, तो वहां पे इस तरह के कोटेशन का यूज किया जाता है। आप जिस बदलाव को दुनिया में देखना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि ये चीज चेंजेस हो जाए, तो ये बदलाव आपको खुद में लाना होगा पहले। ये गांधी जी के द्वारा दिया गया है। मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं है। मनुष्य सोचते हैं कि हम पर्यावरण को कंट्रोल कर पाएंगे, हम उसका ऑनर है, हम मालिक हो पाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि आप एक सेवक है। इसका भी यूज कर सकते हैं आप। यदि हम धरती माता का सम्मान नहीं करेंगे ना तो हम अपने भविष्य को खतरे में डाल देंगे। और सही बात है, धरती कहने का मतलब यहाँ पे मिट्टी से जुड़ा हुआ। अगर हम अपनी मिट्टी को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हमें फिर वहां से प्रोडक्शन कैसे मिलेगा एग्रीकल्चर वाला, और लोग खाएंगे क्या? फिर यहाँ पे भूख संकट, खाद्य संकट का समस्या देखने को मिलेगा। हमारा पर्यावरण पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। फिर सादगी में जीना ही प्रकृति के साथ सामंजस्य रहने का सबसे अच्छा तरीका है। कुल मिलाकर यहाँ पे बात किया गया है। जो यहाँ पे मोटर गाड़ियों का यूज हो रहा है, इंडस्ट्री का प्रयोग हो रहा है, इससे क्या हो रहे हैं, जो धुआं निकल रहा है, कार्बन के उत्सर्जन हो रहे हैं, इससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत जो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एसी का यूज कर रहे हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं, इससे सीएफसी गैस जो है ना हमारे ओजोन को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर हम लोग सिंपल तरीके से अगर जिएंगे ना तो हमारी प्रकृति के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये कोटेशन को आप क्या करोगे, जब पर्यावरण से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा तब आप इसका यूज करोगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ क्या क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में या पीसीएस में। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण और प्रभाव का चर्चा करें यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, फिर वैश्विक स्तर पे, फिर व्यक्तिगत स्तर पे क्या क्या उठाए गए, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं, इससे निपटने के लिए कौन कौन सा नीतियां प्रभावी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यमुना नदी बहुत न्यूज में चल रहा है ना, वो प्रदूषण के कारण, और उसकी स्वच्छता को लेकर, उसका जो है सौंदर्यीकरण को लेकर वहां पे दिल्ली एक बहुत बड़ा, दिल्ली में चुनावी मुद्दा बना था और वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट में आ गई थी, क्योंकि उसको उन्होंने कहा अपने मैनिफेस्टो में कि हम जो है ना यमुना नदी को स्वच्छ बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे, और वो पार्टी जो सत्ता में आ गई है। तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की जो कॉप बैठक अभी हाल ही में COP 29 हुआ है ना, और COP 30 होगा, तो इसमें क्या परिणाम निकल के आए इसके बारे में चर्चा करना है। अब उनके लिए मैं बता देता हूं, जिन्होंने मेंस का क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस अभी तक नहीं किया, वो डर रहे हैं लिखने से, तो आपको बता देते हैं। जलवायु परिवर्तन मान लीजिए प्रमुख कारण, उसका प्रभाव पूछा ना, आप कुछ नहीं कीजिए, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी या कोई भी रेफरल बुक जो आप पढ़ते हैं, वहां पर जलवायु परिवर्तन का डेफिनेशन लिखिए। उसके बाद जलवायु परिवर्तन होता क्या है इसके बारे में आपने लिख दिया, उसके कारण को लेकर 4-5 पॉइंट लिखिए कि क्यों हो रहा है जलवायु परिवर्तन। तो आप यहां पर देखोगे जो जो वाहन है उनसे निकलने वाला धुआं के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फिर हम प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। फिर आप यहाँ पे करोगे जो सीएफसी या पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो गैस का यूज हो रहा है रेफ्रिजरेटर में, उसके कारण हो रहा है। यहाँ पे वनों की कटाई के कारण क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे अंधाधुंध जो शहरीकरण, औद्योगिकरण है, उसके कारण हो रहा है। तो ये जब 4-5 पॉइंट को लिखिए। उसके बाद इंपैक्ट बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कृषि पर अगर हम लोग बात करें तो कृषि में जो है ना जो अनियमित वर्षा हो रहा है ना, उससे हमारे पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। फिर हमारे प्रोडक्शन पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है। कीटनाशक का प्रभाव अधिक हो जा रहा है, जो कीट है ना उसके प्रभाव ज्यादा हो जा रहे हैं। फिर हमारे प्रोडक्शन पे इसका हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब लिखिएगा। ऐसे अगर लिखने लगेंगे ना तो आपको जो है ना फिर मेंस का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है करने में मजा आने लगेगा, ठीक है। तो उनके लिए मैंने बता दिया, बाकी लोग जो जानते हैं वो बेहतर लिखेंगे ही। अब आते न्यूज पे। आज का न्यूज़पेपर में जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है कौन बने हैं, रेखा गुप्ता। इनका नाम याद रखिएगा। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बने हैं रेखा गुप्ता बनी है, और ये जो वहां की पार्टी विधायक दल की ये क्या है, नेता हुए,
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है, आप देखोगे बीपीएससी का क्वेश्चन देखोगे या आप देखोगे यहाँ पे यूपीपीसीएस का देखोगे, तो वहाँ पर पूछता है कि दिल्ली का जो सीएम होता है ना, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। बहुत लोग क्या होता है, जल्दबाजी में लोग राज्यपाल को मार के आ जाएंगे, राज्यपाल को टिक करके आ जाएंगे, लेकिन वहां पे राष्ट्रपति होगा, ये भी याद रखिएगा। और जो अन्य मंत्री है ना, जो 6 अन्य मंत्री हैं, उसका भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपको बता दें 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी याद रखिएगा। ये जो है ना दिल्ली से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है कि दिल्ली जो एनसीआर बना है, नेशनल कैपिटल रीजन बना है, वो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत बना था। ये 2 फैक्ट भी पूछा गया। एक और फैक्ट पूछता है कि दिल्ली जो है ना बाकी राज्यों से अलग क्यों है, क्योंकि दिल्ली को जो है ना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, फिर पुलिस को लेकर, फिर भूमि संबंधी जो नियम है, लैंड को लेकर पावर नहीं दिया गया, कानून केंद्र बनाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस कारण से बाकी राज्यों से ये अलग है। और बाकी राज्यपाल और वहां की मुख्यमंत्रियों के बीच में यहाँ पे आपको देखोगे कि वहां पे तनाव देखने को मिलता है, ठीक है, विवाद देखने को मिलता है। लेकिन अब वहां पे सेम गवर्नमेंट की राज्यपाल है, सेम गवर्नमेंट की वहां पे मुख्यमंत्री है, देखिएगा विवाद बहुत कम देखने को मिलेगा। और अक्सर आपने देखा होगा जिन राज्यों में पार्टी डिफरेंट होती है, जैसे केंद्र में दूसरी पार्टी है और राज्य में दूसरी पार्टी है, तो वहां पे के राज्यपाल के बीच में आप तनाव देखोगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति। इन्होंने कहा कि भारत जो है ना उन देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा टैरिफ या शुल्क वसूलता है। और इन्होंने कहा, ट्रंप ने, कि भारत को हम जो है ना कोई भी रियायत नहीं देंगे अगर वो अपने नीतियों में बदलाव नहीं करता है। तो आपको बता दें भारत और अमेरिका रिलेशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार। भारत और अमेरिका के बीच में क्या टेंशन वाला विषय है उसके बारे में चर्चा करें। भारत और अमेरिका किन दिशा में आगे बढ़ रहा है और सुधार करने के लिए क्या क्या नीतियां हैं, इस पे बात कीजिएगा। तो आपको बता दें विवाद वाला एरिया में आप जो है ना, ये तो टैरिफ और शुल्क वाला लिखिएगा फ्लो चार्ट बना के। उसके बाद आप वहां पर लिख देगा H1B वीजा, अप्रवासी को लेकर भी विवाद चल रहा है, आतंकवाद को लेकर भी विवाद चल रहा है, चाइना नीति को लेकर भी विवाद चल रहा है, रसिया के साथ भारत का जो मजबूत रिलेशन उसके चक्कर में भी यहाँ पे विवाद देखने को मिलता है। ये सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और अभी आपको बता दें अभी एक और टेंशन हो गया कि अमेरिका जो है ना भारत को दे रहा था इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है ना जो मतदान होते हैं उसमें प्रतिभागियों का जो मतदाता है उनकी संख्या बढ़ाने के लिए ये फंड दे रहा था, ठीक है, सहयोग राशि, तो वो भी बंद कर दिया है। तो इस कारण से भी विवाद आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बात किया गया AI के बारे में। AI का यूज हम एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं और भारत की जो अर्थव्यवस्था जिसको रीढ़ बोलते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था को रीढ़ बोलते हैं, उसको कैसे बढ़ाएगा। भारत को AI अपनाने में क्या चैलेंजेस देखने को मिलेगा, जो कृषि में जो चैलेंजेस है उससे निपटने में AI किस प्रकार हमें योगदान देगा। आइए एक एक करके प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला आपको बता दें यहाँ पे कि AI जो है ना वो नौकरियां को खत्म करने का जो डर है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। लोगों के मन में डर है कि AI के आने से नौकरी खत्म हो जाएगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी, यहाँ पर देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी एक डाटा प्रस्तुत किया गया है, बोला है कि 8 करोड़ 40 लाख जो यहाँ पे लोगों का जो है ना नौकरी खत्म हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार। और एक संस्था के अनुसार जो है ना लगभग 40% जो है ना नौकरियां खत्म होगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नौकरियां खत्म नहीं होती बल्कि प्रकृति चेंज हो जाती है नौकरियां का। हम लोग को बताएंगे कि नौकरी का प्रकृति चेंज कैसे हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग AI को अडॉप्ट कर लिए, हम लोग अपना एग्रीकल्चर में लेके आ गए, तो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए AI के लिए इंजीनियर चाहिए ना, कृषि इंजीनियर, तो उसका डिमांड बढ़ेगा। अब देख रहे हो ना, पहले जो AI का इंजीनियर हमको चाहिए, अब फिर जो बहुत बड़ा डेटा होगा, डेटा को विश्लेषण करने के लिए हमको डेटा विश्लेषक की नियुक्ति चाहिए, हमको वो चाहिए। फिर हमको डेवलपर चाहिए ना जो AI ऐप बना सके, ठीक है, वो हमको चाहिए। फिर कृषि कार्यकर्ता चाहिए जो AI को लेकर जागरूकता फैलाए लोगों में, वो हमको चाहिए। फिर यहाँ पे जो इंजीनियर हैं, जो सिविल वाले, जो ट्रैक्टर बनाएंगे, AI को वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, है ना। तो ये तमाम चीज़ों का वर्कर हमको, कुशल वाले जो स्किल युक्त हो, उन तमाम हमको कार्यकर्ता चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, AI को अडॉप्ट करेंगे तो नई प्रकृति का जॉब हमारे पास आएगा। चुनौती क्या क्या है, अगर आप देखोगे ना, भारत जो ना सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और बहुत विविधता वाला देश है। तो ऐसे में अगर कृषि का प्रोडक्शन बहुत कम होगा ना तो बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो हमको कृषि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें किसानों को सशक्त करना होगा, ठीक है, तकनीकी दक्ष बनाना होगा। तो अगर हम लोग AI को अडॉप्ट करते हैं तो हमको रोजगार में वृद्धि हो जाएगा, दक्षता में इंप्रूव होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं और क्या क्या चैलेंजेस है। तो यहाँ पे अप्रत्याशित मानसून है, कभी ज़्यादा मानसून हो रहा है, कभी कम मानसून हो रहा है। फिर छोटे छोटे जो हमारे यहाँ जो थे खेत वाला, बहुत छोटे छोटे, तो उसमें क्या होता है, मशीनीकरण को हम लोग इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ पे जो खेती करने का जो नेचर है ना, वो सिर्फ खाने वाला है, मतलब निर्वाह वाला कृषि है, तो उसको हमको व्यावसायिक बनाना होगा। तो ये चैलेंजेस को दूर करने में, फिर खाद्य संकट को कम करने में AI हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है।
ठीक है। और हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सरकार ने जो है ना एआई को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जो शोध है, जो रिसर्च है, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। जो किसान है उनको सब्सिडी देना होगा, प्रोत्साहन देना होगा, ताकि वो एआई को समझ सकें। फिर बैंकों वालों को बोलना होगा कि आप लोग लोन वगैरह भी एआई में दीजिए, ठीक है। फिर जो एग्रोटेक होता है, जो कृषि से जुड़ा हुआ उपकरण बनाते हैं, तो उसको भी एआई सॉल्यूशन वाला बनाना होगा, ताकि किसान उसको आसानी से खरीद सकें और उसको संचालन कर सके। तो ये सब प्रयास करने होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार एग्रीकल्चर एआई को लेकर, इसलिए मैंने इसको लिया। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए कलम जो है ना, कलम होता है, पेन हमारा, वो अधिक ताकतवर है तलवार से। किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है? हमारे मीडिया के बारे में बात किया जा रहा है। तो मीडिया के जो लोग हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हैं, जो भी व्यक्ति हो, उनको कुछ भी विचार करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कहने से पहले ना सावधानी बरतना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि अगर आप कुछ भी बोलते हैं, मीडिया वाले के यहाँ पर अपील किया जा रहा है, तो उसका जो है ना बहुत तेजी से वायरल होता है, बहुत तेजी तक, ये बहुत तेजी से पहुंचेगा लोगों के पास। तो अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं ना, तो इससे हमारे समाज में, हमारी जो लोकतंत्र है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग जो है ना विचार करके जो है ना इन तमाम चीजों का आप उपयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में बात किया गया है। इस बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और इसके बारे में मेंस में ही पूछता है कि आर्टिकल 91(a) से आप क्या समझते हैं, और ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में या स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कैसे यहाँ पे ये परिपूर्ण करता है। कमेंट करें या टिप्पणी करें, ठीक है। तो आर्टिकल 91 में जो है ना अभिव्यक्ति की आजादी की बात की गई है, और ये फंडामेंटल राइट है हमारा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जीडीपी को लेकर। देखिए जीडीपी को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है। जीडीपी क्या होता है? मान लीजिए अपना भारत का ये टेरिटरी है, मैप हम अच्छे से नहीं बना पाते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि ये भारत का मैप ही है हमारा, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा भारत का मैप बन गया। इसके यहाँ पर लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, यहाँ पर अंडमान निकोबार दिखेगा। तो हमारा जो बाउंड्री है, जितना भी टेरिटरी है, उसमें जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे सिटीजन के द्वारा, जो नागरिक है भारत के, उसके द्वारा, या जो फॉरेन लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं उसके द्वारा, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसको हम मनी वैल्यू, सभी मनी वैल्यू को मार्केट प्राइस में, जैसे मान लीजिए मार्केट में इसका दाम है 10 रुपया और इसको हमको प्रोडक्शन करने में 7 रुपया लग रहा है, तो हम 10 रुपये को काउंट करेंगे। तो सारे को ऐड करके और उसको मार्केट वैल्यू पे जो वैल्यू निकलेगा उसी को हम लोग जीडीपी कहेंगे। इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और जीडीपी से हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, अभी वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, और 2027-28 तक हम लोग जो है ना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस सब डाटा को। एसबीआई ने अनुमान लगाया ना कि हम लोग का जो जीडीपी जो ग्रोथ है ना 2024-25 में, अगर बात करें तो 6.3 रहने का अनुमान है। लेकिन एनएसओ ने कहा है कि 2024-25 का जो डेटा है ना हमारा, एक रियल होता है, एक नॉमिनल होता है। रियल मतलब बेस आधार पे लेते हैं, नॉमिनल मतलब करंट प्राइस में लेते हैं। तो हमारा जो है ना 6.4 और 9.7 रहने का अनुमान है, दोनों डाटा को याद रखिएगा। तो हमारे जीडीपी में आप देखोगे ना फ्लक्चुएशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? 2 कारण है। एक तो भू राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसके कारण, और जो आपूर्ति, जो सप्लाई चेन है ना, वो बाधित हो गया। सपोज कीजिए रसिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, और रसिया में जो प्रोडक्शन होता था, यूक्रेन में जो प्रोडक्शन होता था गेहूं वगैरह, तो उसका सप्लाई होता था पहले, लेकिन युद्ध के कारण जो ना सब सप्लाई रुक गया है। तो लोगों में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है। इससे क्या हो गया ना, जो है जीडीपी में लोगों का फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव कर हम लोग यहाँ पे, तो पंचायती राज सिस्टम आप देखोगे ना, वीमेन इंपावरमेंट को लेकर ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। और मेंस में भी यहाँ पर जीएस टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात किया गया है कि जो पंचायती राज सिस्टम है हमारा 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उससे क्या हो गया, उसका फायदा पता है क्या होगा? महिलाओं का जो प्रतिनिधि है ना हमारी जो स्थानीय गवर्न बॉडी में, काफी बढ़ा है। और हमारी लोकतंत्र का जो मूल इकाई है ना, हमारा पंचायती सिस्टम ही है, ठीक है। अगर वहां पर महिलाओं का भागीदारी बढ़ता है ना, तो ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा। उस दिशा में सरकार ने 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कीजिएगा, 73rd एंड 74 के बारे में बात कीजिएगा। हमारे संविधान में जो 16 है, जो कि जो पब्लिक जो सर्वेंट होते हैं, मतलब जो नौकरियां होती है, उसमें जो है इक्वालिटी के बारे में बात करता है, समान अवसर के बारे में बात करता है। फिर 15(3) के बारे में बात करिएगा, महिलाओं से जुड़ा हुआ प्रावधान है, ठीक है। फिर डीपीएसपी में भी जो है ना 41 जो एक काम के बदले एक जो सैलरी मिलता है, मतलब समान काम के बदले समान वेतन मिलता है, ये सब भी जो है ना महिलाओं को सशक्त करने वाले प्रोविजन है हमारे संविधान में, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है ना विदेश मंत्री जो है ना हमारे G20 का सम्मेलन कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में होगा, और वहाँ पे समिट के लिए गए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे विदेश मंत्रियों का बैठक चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे जो इस बार जो आप यूपीपीसीएस का क्वेश्चन देखोगे ना, मेंस का प्रीलिम्स दोनों में ग्लोबल साउथ को लेकर पूछ लिया है।
ग्लोबल साउथ से आप क्या समझते हैं? तो ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है समझ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोबल साउथ जो है ना शब्द का इस्तेमाल जो है ना आमतौर पर जो आर्थिक रूप से कम विकसित वाले जो देश है ना उनको संदर्भित करता है। ये हो गया ग्लोबल साउथ का मतलब। और भारत जो है ना ग्लोबल साउथ का ना आवाज बन के उभरा है। जो डेवलपिंग कंट्री है उनका आवाज बन के भारत उभरा है, उनके हित में बात करता है भारत। और भारत जो है ना वैश्विक नेतृत्व जो है ना वर्तमान में कर रहा है भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो हमारी जो है ना अस्थायी प्रतिनिधि हैं कौन? यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है हमारे ये, मतलब स्थायी एम्बेसडर है। इनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी में आपसे, 71 बीपीएससी में पूछ लेगा इस बार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए आगे। पर्वतनेनी हरीश नाम इनका, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि जो चाइना और पाकिस्तान, चाइना का तो नाम नहीं लिए ये, लेकिन जो परोक्ष रूप से कहा है कि जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान को समर्थन देने वाले जो देश हैं वो लोग जो है ना आतंकवाद को काफी जो है ना पेट्रोनाइज कर रहे हैं, मतलब संरक्षण दे रहे हैं, जिससे भारत की जो संप्रभुता है उसको नुकसान पहुंच रहा है। और ये लोग जो है ना जब हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं तो ये जो एक देश है कथित तौर पे चाइना का नाम लिए बिना यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो है ना अवरोध उत्पन्न करते हैं और पाकिस्तान जैसे देशों को जो कि आतंकवाद को यहाँ पे संरक्षण देते हैं, और कई वहाँ पे जो ऐसे संगठन हैं आतंकवादी वाले जो वहाँ पनप रहे हैं उसको जब रोकने की बात की जाती है तो चाइना जैसे देश वहाँ पे अड़ंगा लगा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया गया है। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो वहाँ पे चाइना यहाँ पे आके अड़ंगा लगा देता है। तो यहाँ पे चाइना और भारत का रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिएगा क्या क्या विवाद वाला, सीमा विवाद है, अक्साई चीन को लेकर कई क्षेत्र है, डोकलाम विवाद है यहाँ पे, है ना। तो इन तमाम चीजों पर नजर रखिएगा, क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है। अफीम वाला एरिया हम लोग कई दफा इस पर बात कर चुके हैं, कोल वाला एरिया पे हम लोग बात कर चुके हैं। ये जो है ना वेस्टर्न और जो ईस्टर्न वाला जो है ना यहाँ पे मिलता है नीलगिरी में, वो भी बात कर चुके हैं हम लोग। ये जो है पोर्ट वाला बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है और यूपीपीएससी में इस बार क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ से। फिर यहाँ पे पर्वत का जो सीक्वेंस याद रखिएगा, कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है, ईस्ट में, वेस्ट में, ये सब पूछ लेता है आपसे। फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला भारत का जो हिस्सा है काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मणिपुर यहाँ पे है न्यूज में, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल है न्यूज में, यहाँ पे बांग्लादेश न्यूज में चल रहा है, म्यांमार न्यूज में चल रहा है रोहिंग्या के कारण। ये तमाम फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। और एक अपील है, अगर आप लोग चाहते हैं कि टीवी पे हम लाइव आएँ, ठीक है, उस पर पढ़ाइए टॉपिक को, और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक को यहाँ पे बात करेंगे। तो आपको जो यहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर करना होगा, और ये जिस दिन होगा उसके अगले दिन जो हम लोग टीवी पे आ जाएंगे, ठीक है, और हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे चीज़ों को लाइव आके। तो ये सब आप ही की बदौलत हो पाएगा, हम लोग बस कोशिश ही कर सकते हैं। धन्यवाद। और हाँ, अपना फीडबैक दीजिएगा। लोग जो फीडबैक देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर नहीं देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गया हमारे में, ठीक है। और बस मुझे मोटिवेट कीजिएगा आप लोग, ताकि हम कुछ बेहतर लेके आते रहें। धन्यवाद।